बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। बिहार की राजनीतिक जमीन से दरअसल आज खबरें बहुत बाहर आई है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान अब भी जारी है। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सीटों की तादाद यानी संख्या तो तय हो गई है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी इस पर विवाद गहरा गया है, जिसके चलते आज शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एनडीए की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दरअसल टाल दिया गया। अपने आवास पर आज सीएम नीतीश कुमार ने सिंबल भी बांट दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को टालना बहुत सारे नए सवालों को अपने आप में पैदा कर रहा है। तो वही मामला महागठबंधन में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। राहुल गांधी लौट आए हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बातचीत हुई, वो उनको मनाने में लगे रहे कम सीटों पर लड़ने के लिए कि कांग्रेस कम सीटों पर लड़ ले, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बिहार की राजनीतिक पिच पर आईआरसीटीसी केस ने भी खूब बैटिंग की। आज सियासी बयानात बहुत आए हैं। दरअसल लालू यादव एंड फैमिली को आईआरसीटीसी मामले में बड़ा झटका लगा है। हुआ यह कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, जिसे हम आईआरसीटीसी के नाम से जानते हैं, बल्कि पूरा देश जानता है जो भी ट्रेन में सफर करते हैं, अब आईआरसीटीसी में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना है क्या। अदालत ने आज लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आप अपना अपराध मानते हैं। इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार किया। कहा मुकदमे का सामना करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार के लिए यह बड़ा झटका है। इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा है और मैं जिंदा हूं, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। सुनिए आप तेजस्वी यादव के साथ कुछ और भी बयानात। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। देखिए, जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। देखिए, इतनी सारी अलग अलग संस्थाएं इन्वॉल्व हैं इसमें। ईडी, सीबीआई जैसे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोर्ट इन्वॉल्व है। उसके बावजूद जब जब चुनावी मौके होते हैं तभी इस तरीके के नए चीजें जो हैं, नई स्टेजेस जो हैं इन मामलों में आते हैं, तो उससे संदेह उत्पन्न होता है। दूसरी बात, लालू जी, उनके पुत्र, उनके परिवार ने क्या किया नहीं किया वो तो चलिए इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो खुल्लम खुल्ला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत ली। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। जिसके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, आरोपी कंपनियों से इन्होंने करोड़ों रुपए ले लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के हिसाब से, छुपा के रखा और वो बाद में चीज खुल गई। उसमें तो ट्रायल की जरूरत भी नहीं है, वो तो सीधा सीधा ये लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। उस पर कब कार्रवाई होगी? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हमारी मांग है। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट में की लड़ाई हमारे नेता लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, उसका सामना करेंगे। अब दरअसल यहां तक मामले को आपने समझा। आईआरसीटीसी में हुआ क्या था। इस केस में तेजस्वी यादव पर आरोप तय होने के बाद उनके विपक्ष के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर नया संकट मंडराने लगा है। राहुल गांधी पहले से ही आनाकानी कर रहे थे, अब तो नया बहाना भी साफ तौर पर मिल जाएगा। देखना ही होगा कि कांग्रेस का आगे इस पर स्टैंड क्या रहता है, रुख क्या रहता है। लेकिन आज शाम 4 बजे के बाद होने वाली एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों टाल दिया गया,
क्या है ये पूरा मामला, उस पर भी करेंगे तफसीली बातचीत। और साथ ही चुनाव आते ही अचानक आईआरसीटीसी वाला मामला सामने अचानक से कैसे आया। विभाग चर्चा में आज की इस बातचीत में मेरे साथ दरअसल शामिल होने जा रही हैं कुमकुम राज भारद्वाज, स्पोकपर्सन भारतीय जनता पार्टी, जुड़ चुके हैं। कुमकुम जी, स्वागत आपका। पंकज यादव भी मेरे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका स्वागत। मनोज लाल दास जी भी जुड़ चुके हैं, स्पोकपर्सन जनता दल यूनाइटेड। और डॉक्टर सैयद मुहिबुल हसन, जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल माइनॉरिटी सेल आरजेडी के, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। आप भी चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्शीद आलम साहब मेरे साथ जुड़े हैं, दरअसल मुंसिफ टीवी के सीनियर नुमाइंदे हैं और पूरे चुनाव को अपनी करीब की नज़रों से दरअसल देख रहे हैं। खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दरअसल 6 नवंबर को वोटिंग है और 13 अक्टूबर तक लोगों को नहीं पता उनकी विधानसभा से कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है। मामला पटना में सुलझता है और दिल्ली में अटकता है, और जब दिल्ली में सुलझता है तो पटना में आकर अटक जाता है। दर्द जो है राजनेता अब शेरो शायरी में बयान कर रहे हैं। मीडिया में बाइट अब संभल कर नहीं दी जा रही, बल्कि खुलेआम धमकियां भी दी जा रही है। यानी इस बार का जो बिहार चुनाव है बड़ा मुश्किल होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुश्किलें आईआरसीटीसी मामले में लालू एंड फैमिली की भी बढ़ गई है। इसीलिए चर्चा का आगाज कुमकुम भारद्वाज जी आपसे करता हूं। और कितने दिन लगेंगे कुमकुम जी? नॉमिनेशन 18 से शुरू हो जाएगी और मामला जो है सुलझ नहीं रहा। कभी मांझू जी कहते हैं एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एलजेपी को मिल गए 29, लेकिन उनको और चाहिए, वो भी ऐसी सीटें जहां पर जेडीयू के सिटिंग एमएलए है। तो वही जेडीयू बराबरी अब नहीं चाहती। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चली उसके पीछे दरअसल मैं ये समझ पा रहा हूं कि 101 जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा चाहती है। ऐसे ही चलेगा क्या चुनाव? ये प्रोबेबली आप लोगों का परसेप्शंस और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका हो सकता है कि वो कुछ भी सोचने पे तो किसी का जोर है नहीं कि कोई क्या सोचता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो हमारा है एनडीए, ये हमारी पार्टी का नाम ही ऐसा है कि जहां पे सारी चीजें जो हैं लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जिसमें अभी बिहार की चूंकि बात हो रही है तो मैं बिहार की बात करूंगी कि बिहार वासियों का किसमें भला होगा, किस तरह से हमारे जो एनडीए का जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ हम किस तरह से फिर से वापस अपनी सरकार बनाएं और बिहार को डेवलपमेंट मॉडल पे जो हमने खड़ा किया है इसको हम एक अलग लेवल तक ले जा सकें। तो हमारा अल्टीमेट गोल वो है। जहां तक बात आपने आईआरसीटीसी के बारे में भी जिक्र किया, आईआरसीटीसी पे आएंगे कुमकुम जी। आपने अपने अलायंस की तारीफें बहुत ज्यादा कर ली, लेकिन दरअसल आपके अलायंस ने ही आज अनाउंस ये 3 बजे किया था कि 4 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि सहमति तो कल देर रात बन गई थी। तो आज ये 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस टालनी क्यों पड़ गई? मतलब कुछ तो अंदर खाते बात बिगड़ी है ना। ठीक है, सीटों का फॉर्मूला तय हो गया आपस में, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अब तक तय नहीं है। मैं फिक्रमंद इसलिए हूं क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं नॉमिनेशन में और लोगों को यह भी नहीं पता उनकी विधानसभा में उम्मीदवार कौन है। आप बिल्कुल आप फिक्र ना करें, बिकॉज कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी ये तो पता है। ये तो सबों को दे दिया गया, अपनी अपनी पार्टी को सीट दे दिया गया है। अब वो पार्टी निर्धारित करेंगे कि किस सीट से कौन लड़ाएंगे। तो अब तो कोई मतभेद का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई मतभेद है अब हमारी पार्टियों के अलायंस के। कुमकुम जी भाई, तो जब मतभेद ही नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, आज हमें भी थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती। आप थोड़ा सा समय का इंतजार कर लीजिए। ये तसल्ली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कुशवाहा जी का आज एक ट्वीट आया, उपेंद्र कुशवाहा जी, वो लिखते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। फिर मांझी जी का बयान आता है, एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए अब जो एनडीए को लेकर मजबूती के जो दावे हैं वो खोखले लग रहे हैं। मैं जितना समझ पा रही हूं कि सबों को पता है कि हमको कितनी सीटों पे लड़ना है, समूह में सामंजस्य है। और पहले का बाइट मैं भी सुनी हूं मांझी जी का भी, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बिहार की बेहतरी के लिए, चिराग पासवान जी ने भी यही बात कही है कि बिहार की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो हमें स्वीकार होगा। और सिर्फ स्वीकार्यता की बात नहीं है, यहाँ पे ये भी बात है कि सबको को सम्मानजनक जितेंद्र मांझी फिर यही तो कह रहे थे, बिहार की बेहतरी के लिए एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जोड़ लो फिर इस बयान को, वहां कनेक्ट कर लो आपस में। सीटों का जो इक्वेशन होता है, जो अर्थमेटिक है, जो बिठाया जाता है कि किससे कहां से किनको दिया जाए और कौन कितनी सीटें निकाल करके आएंगे,
यह भी देखना बहुत जरूरी होता है। और सभी शीर्ष नेतृत्व को पता है कि उनको जो मिला है वो सबसे बेहतरीन मिला है, और बिहार के डेवलपमेंट मॉडल को बढ़ाने के लिए जो इक्वेशन बना है, मैं नहीं समझते वो सबसे कुमकुम जी, एनडीए की बेस्ट बड़ी तरीके से तारीफें जा कर रही थी आप। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब ये होता है बहुत ही हम लोग एकता यूनिटी से लड़ते हैं। खबर और भी आई है, जी। ओपी राजभर है, भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी से, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं सरकार में। अब वो कह रहे हैं 153 सीटों पर लड़ूंगा मैं बिहार। एनडीए के ही नेता हैं, अब जी, मैं मनाइए या फिर खामियाजा भुगतिए। नहीं, मैं समझ नहीं पाई, फिर से एक बार कहें। ओपी राजभर ने दरअसल ताल ठोक दी कि बिहार में 153 सीटों पर वो लड़ने जा रहे हैं चुनाव। एनडीए में मंत्री पद उन्होंने उत्तर प्रदेश में ले रखा है, बिहार में 153 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। आप दरअसल कह रहे थे ना, एनडीए बड़ा खूबसूरत है, हम लोग एक दूसरे की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझ के आगे बढ़ते हैं। ये सुहेलदेव जी कर क्या रहे हैं दरअसल? ओपी राजभर जी क्या कर रहे हैं? नहीं, ओपी राजभर जी के बारे में, अभी तो हमारा जो कोलिशन है बिहार के अंदर वो 5 पार्टियों के साथ है, और 5 पार्टियों के कोलिशन में तो बेहतरीन जो भी हो सकता था वो इक्वेशन निकाल करके दे दिया गया है, और कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी लड़ेगी यह बता दिया गया है। अब ओपी राजभर जी नए तरीके से आए हैं, तो मुझे इस बारे में, मैं आपको सही बताऊं तो, कि देखना होगा कि ओपी राजभर जी का, मैंने अभी पढ़ा नहीं है कुछ उनके बारे में कि उनका सर्टेन कुछ ऐसा क्लेम बन रहा है, तभी मैं उसके ऊपर कुछ बोल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए बताते हैं, ओपी राजभर दरअसल पटना पहुंच चुके हैं और ताल उन्होंने ठोक दी है। मीडिया में बाइट उन्होंने दे दी, अपने उम्मीदवारों की तलाश भी उन्होंने शुरू कर दी है। खुर्शीद साहब, मामला फंसाएंगे ओपी राजभर, कम से कम कुछ ना कुछ तो डेंट करेंगे। रहीम, देखिए, आपने ओपी राजभर की बात की। ओपी राजभर तो जरूर एनडीए में कुछ न कुछ कहीं न कहीं मामला करेंगे, और वो पटना पहुंचकर लोगों से मिल भी रहे हैं। खबर यह मिली है कि उन्होंने बीजेपी ऑफिस को भी टच किया है और फिर वहां से भी बात करने की कोशिश की है। आज एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कैंसिल होना बहुत कुछ दिखा रहा है। आपने जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा के उस ट्वीट का। उपेंद्र कुशवाहा, उधर चिराग पासवान, मामला इनके यहाँ भी बहुत बेहतर नहीं है। असल मामला सीटों के बंटवारे का मामला था। दूसरा मामला यह है कि जो कैंडिडेट की बात हो रही है और सीट की बात हो रही है, बात अंदर की यह है कि जेडीयू कुछ ऐसी सीटें जिसपे वहाँ दूसरे, या के बीजेपी भी कुछ ऐसी सीटें चाह रही है जहां पे जेडीयू जो है मजबूत है, या जेडीयू के कैंडिडेट रहे हैं पहले। तो मामला यहाँ फंस रहा है। अब यह है कि हमेशा जेडीयू बड़े भाई की हैसियत से रही है इस गठबंधन में। अब बराबर की सीटों का जो मामला हुआ है, उस मामले पे भी बात अटकी है। मामला बहुत अच्छा नहीं है इनके यहाँ। रही बात ओपी राजभर, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा है। तो इन्हीं तरह की चीजों को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है उसका बड़ा माने है। उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत खुश नहीं है। अगर ओपी राजभर आते हैं और उनको कुछ मिलता है तो शायद उपेंद्र कुशवाहा जी की सीटें कम ना हो जाए। ये भी एक खदशा जो है आपके इस बयान से मैं समझ पा रहा हूं जाहिर तौर पर। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, जुड़ते रहते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दरअसल खुर्शीद आलम साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू हमेशा नजर आती थी। 2005 में 140, 2010 में 142-43 सीटों पर दरअसल आप लड़ा करते थे। ये अचानक 150 से सीधे 101 पर आ गिरे भाई साहब। तो बड़ा भाई था दरअसल, या आप जुड़वा भाई हो गया है? 2010 में हाँ, इतनी पार्टियां थी क्या उसमें? दो ही पार्टी थी, जो पार्टी थी दो ही पार्टी थी उस समय। तो उसी हिसाब से चलता है ना, कोई भी बात होती है। जब 5 से आपको 2020 ले आते हैं, आपके पास 115 थी, बीजेपी के पास 102 थे, लेकिन अब तो 101 पर आ गए ना, बराबरी बिल्कुल एकदम। 115 थी। हाँ। तो चिराग जी तो नहीं थे उसमें, उपेंद्र कुशवाहा जी तो नहीं थे उसमें। तो जब चलता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि बड़ा भाई या छोटा भाई। राजनीति में ये तो प्रेस मीडिया के द्वारा दिया हुआ है, बड़ा भाई, छोटा भाई, मझला भाई, सगड़ा भाई। भाई क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता है, सब लोग आपस से मिलके ही चलते हैं। अब इस तरह से अगर कहेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में उनकी ज्यादा थी, हमारी कम थी, हम बराबर थे। तो ये सब, लेकिन ये है
कि सबको मिल के जो बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, कई तरह की बात आती है, क्या ओम राजभर हो या कोई हो, सबको चुनाव लड़ने का हक है। ऐसा ऐसा थोड़े है, ऐसा थोड़े है कि आप जो है जो कहिएगा वही होगा। अरविंद केजरीवाल जी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं पिछले बार। नहीं तो फिर मनोज जी फिर आज 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? जेडीयू चाहती तो है ना कि 101 नहीं 102 मिल जाए, 103 मिल जाए, बीजेपी से 1-2 सीटें भले ही ज्यादा मिल जाए, लेकिन ज्यादा मिलनी चाहिए। देखिए ये सब कोई मामला नहीं है कि हमको 102 मिल जाए, उसको 102 मिल जाए, इसको 105 मिल जाए, ये नहीं मुद्दा है। कुछ सीटों पर जो बातचीत चल रही है उसमें उम्मीदवार को लेकर पार्टी के जो कुछ हमारी सीट उनमें जा रही है उनकी। अच्छा, बातचीत चल रही है, बातचीत से मुझे दरअसल याद आया मनोज जी, बातचीत दरअसल इस वक्त नेगोशिएशन के लिए जो जा रहे हैं सबसे ज्यादा दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं, चाहे पटना में बैठक हो रही है, संजय झा नजर आ रहे हैं, लल्लन सिंह जी नजर आ रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी आजकल बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल 2020 में 15 में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग हो, तमाम मसले हो, नीतीश कुमार खुद हैंडल करते नजर आते थे, लेकिन अब संजय झा लल्लन सिंह यहां से जो है तस्वीरें बदलती नहीं है। हम चाहते हैं नीतीश जी को हम देखें बातचीत करते हुए किसी के साथ। नहीं, नीतीश जी के पास सभी दल के नेता आए, मिल के गए। हाँ, सभी मिल के गए, चिराग जी भी मिल के गए, उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिल के गए, जीतन राम मांझी जी भी मिल के गए। एनडीए की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, वहां दरअसल संजय झा गए थे, लल्लन सिंह गए थे, नीतीश जी नहीं गए, बीमार चल रहे हैं। नहीं, पटना में जो सारे लोग आए हैं, सब लोगों से नीतीश जी ने अलग अलग बात की थी, सभी लोगों से बात की थी। बीजेपी के जो नेता लोग भी आए हैं, प्रभारी लोग, उनसे भी विनोद कांग्रेस से लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी आकर नीतीश जी से मिले, और संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय भाई मेरी बात को ही आप मनोज जी मजबूत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने आवाज पर ही वो मिलते हैं, आवाज से बाहर जाकर मुलाकात नहीं कर रहे, नेगोशिएशन में बढ़ चढ़कर आगे नजर नहीं आ रहे। उसी बात को आप मजबूत कर रहे हैं कि सब लोग आ रहे हैं, आवाज पर मिलकर जा रहे हैं नीतीश कुमार जी से, लेकिन नीतीश जी बाहर नहीं निकल रहे कहीं भी। अरे जब अमित शाह जी आए तो जाके उनकी सार्थक बातचीत बाहर हुई, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वो है, सब जगह है, और सब जगह से सब लोग लाइनअप है कि कैसे करना है। चाहे संजय झा जी हो, ललन सिंह जी हो, हमारे एक केंद्रीय मंत्री है, एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वे दो लोग उस चीज को देख रहे हैं, पल नीतीश जी के पास रह रहे हैं लोग। अभी जो हमारे कैंडिडेट जो क्लियर हैं उनको आज सिंबल भी दिया जा रहा है। नहीं, इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। दरअसल पप्पू यादव हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, लेकिन महागठबंधन के लिए दिल उनका धड़कता हमेशा। वो दरअसल आज ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी तो चुनाव के बाद दरअसल वापस आएंगे महागठबंधन में, क्योंकि 142 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी, 101 पर तो खुद, और बाकी जो 3 दल है वो मिलाकर के 142 सीटों पर बीजेपी, और नीतीश जी को वहां सरकार बनाने का मौका मिलेगा नहीं। अब देखिए आगे क्या होगा। पप्पू यादव जी अपना स्थिति देखे कि उनकी स्थिति क्या है कांग्रेस में। जब वो चाहते हैं तो उनको छेड़ दिया जाता है, कई जगहों पर उनकी बातचीत नहीं होती है, तो ये सब चीज है। बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो उस पर हम लोग चुनाव पर लगे हुए हैं। चलो हमारे एक बनाते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं मनोज, एक कंडीशन बनाते हैं। 142 में अगर ये 4 दल मिलके आ जाते हैं 122 से ऊपर, 123 124 पहुंच जाते हैं, क्या करेंगे नीतीश जी फिर? ये क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे, वो नीतीश कुमार जी ही ले। अच्छा, बॉस नीतीश कुमार जी रहेंगे। खुर्शीद आलम साहब, दरअसल ये मामले को मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। नेगोशिएशन की जो तस्वीरें हैं उसको काफी बारीकी से गौर से मैंने देखा, 3 से 4 मरतबा शायद पेज बदल कर देखने पड़े, लेकिन नजर मुझे संजय झा आए, ललन सिंह आए, नीतीश कुमार जी नजर नहीं आए। वो वहां नजर आए जहां पर उनके आवाज पर मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। रहीम, देखिए असल में है क्या, झा जी कुछ कह रहे हैं इनको। असल में है क्या कि आप जो कुछ देख रहे हैं वही सच है, जो सामने नजर आ रहा है वही सच है, और यही 3-4 लोग मामलात को कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। पीसी के कैंसिल होने की वजह भी
यही है कि कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके उम्मीदवारों को कुछ मामलात में कहीं उनका मामला नहीं बना, और लोगों का ये डिमांड था कि भाई हमको टिकट जो है मिलना चाहिए और इनसे नंबर ज्यादा हो। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और पार्टी दफ्तर में बैठे स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा, ललन सराफ, ये 4-5 लीडर हैं, यही सब तय कर रहे हैं। और मनोज जी ठीक कह रहे थे कि जब कोई मामला होता है, कोई बात होती है, तो ये लोग निकल के जाते हैं एक अनेमार्ग, फिर वहां बात होती है, बताया जाता है और फिर आकर के ये लोग फैसला करते हैं। अब पप्पू यादव जो बात कह रहे थे, वो बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि बीजेपी अगर देखा जाए तो बीजेपी 140-42 सीट पे लड़ रही है अगर इन लोगों को साथ रखा गया है। नहीं, एक और मजे की बात खुर्शीद साहब, एक और मजे की बात, ये जो 101 मेंबर्स होंगे जेडीयू के, इनमें से भी 7-8 तो वो होंगे जिनका दिल ज्यादा बीजेपी के लिए धड़क रहा होगा, जाहिर तौर पर। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, वो नाम सामने आने के बाद ये भी चीजें साफ हो जाएंगी। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, बहुत सी चीजें इसी तरह की थी जिसकी वजह से, खींचतान की वजह से वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला सामने ना आ जाए, इसलिए उसको ऐन वक्त पे कैंसिल किया गया है। रही बात के अब इनके लड़ने की और इनकी नंबर की बात, भी जेडीयू में अंदर में जो लीडर हैं, जिन लोगों ने जमीन पे मेहनत किया है, जो काम कर रहे हैं, बाहर से लोगों को बुला करके भी टिकट देने की बात जो हो रही है, उसका भी तो असर एक होता है। कुछ लोग अभी बाहर से कई बड़े लीडर आए, उनके टिकट, असल मामला वहीं फंस रहा है। बाहर से जो लोग आए हैं, अभी आपने 3 आए, एक लोजपा से आए, 4 लोग आए और वो भी कुशवाहा, तो वहां उसी सीट पे मामला फंस रहा है और उसी पे मामला, इसी तरह से कई सीटें हैं। अब पार्टी इसको कैसे पैचअप करती है ये देखना होगा। बीजेपी के साथ निगोशिएशन किस तरह से होता है, बाकी उधर जो मामला है उन लोगों से कैसे बात बनती है। अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आपने ठीक कहा कि अब नॉमिनेशन का वक्त बहुत कम बच गया है। अभी कैंडिडेट एनडीए और इंडिया गठबंधन के का मामला यह है कि कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हुआ। नहीं, मजबूरी वही रही कि आज सीएम आवास पर बुलाकर कुछ विधायकों को जो वाकई यकीनी है उनको सिंबल तक देने पड़ गए, क्योंकि मामला अब जो है वो हद से ज्यादा उरूज पर है। पंकज जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत चर्चा में। आप भी हमारे साथ शामिल है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। पंकज जी, महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि तेजस्वी यादव आज जाते हैं, राहुल गांधी को मनाने में लगते हैं कि आप कम सीटों पर लड़ लो, लेकिन बातचीत वहां भी फाइनल नहीं है। दरअसल पिछले इतवार को, ये अब 8 दिन बीत चुके हैं, पिछले इतवार को दरअसल आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था सहमति बन गई है, 1-2 दिन में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी मंगलवार को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, 6 दिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हो गए। आवाज नहीं आ रही है पंकज जी, अनम्यूट कीजिएगा। रहीम भाई नमस्कार जी। और रहीम भाई, देखिए पार्टी का जो चल रहा है ना, अभी अलायंस देखिएगा तो हमारे यहाँ ज्यादा लोग हैं, 3 सब अभी तो चल रहे थे, जो 6 थे, फिर उसके बाद वो नए आए हैं, तो थोड़ा सीटों का तालमेल को लेके था। लगभग सब क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज अभी शाम में बैठक थी, उसमें क्लियर हो गया किसको कितनी सीटें, वो हो गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, थोड़ी वेट हो रही है। कुछ रीजन है कि ये जो विपक्ष खासकर वो अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ी सीटों को लेकर संतुलित होता है। एक राजनीतिक प्रक्रिया है, उस राजनीतिक प्रक्रिया में जो है वो जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक आदमी थोड़ी चीजों को देख रहा है। और जो उथल पुथल बिहार की राजनीति में है, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। अभी सुनील पिंटू से लेके बाकी लोगों की भी चर्चाएं बहुत सारे लोगों की हो रही है, मीडिया न्यूज पे भी हो रही है, वो मैटर नहीं है। मगर चीजों को आप देखिए, बिहार की राजनीति आज के समय में पूरी तरह अस्थिर हो गई है। ये मतलब जो सत्ता में है, केंद्र में सत्ता है, आप देख लीजिए जिस तरह की अभी 2-3 चीजें रिपोर्ट चल रही है दिल्ली में, जैसे लालू जी और तेजस्वी जी की मामला जो चल रहा है, वो एक मतलब कहते हैं ना एकदम है तो कोर्ट का मामला, मगर सुनिश्चित मतलब ये नियति कहाँ कैसे चीजों को हो रहा है। चुनाव आयोग रुका रहता है, तब तक रुका रहता है कि जब तक मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन नहीं हो जाता है।
तो राजनीति कहते हैं ना कि हर चीज में राजनीति। बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ हर लोग राजनीति कर रहे हैं, चीजों को मतलब जिस हिसाब से अपनी अनुकूलता बैठती है वो उस हिसाब से मोल्ड करने का प्रयास में। मगर जो अंदर खाने जो बातें चल रही है वो सब पार्टियों में है, ऐसा नहीं कि इनमें चल रहा है वो या मेरे में नहीं चल रहा, होता है। मगर एक गतिरोध जो है, राजनीति है, ठीक है। मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूं कि 2006 में जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ था, केंद्र में किसकी सरकार थी? नहीं, सरकार थी मेरी, हम तो कह रहे हैं रजिस्टर्ड हुआ था, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस के समय में ही ये केस रजिस्टर्ड हुआ है जाहिर तौर पर IRCTC का, और ये मामला कांग्रेस के ही कुछ जो मंत्री थे कैबिनेट के, उन्होंने भी इस पर खुलकर बातचीत की थी और कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए। अब जांच हुई है, आरोप तय हुए हैं, तो अब आप कह रहे हैं इसमें राजनीति हो रही है। पूरी तरह राजनीति है ना। जांच कब हुए, केस कब हुए, चीजें कब तक चल रही हैं, तो सरकार आज के समय में चल रहा है, वो चुनाव का टाइम चल रहा है, तो एक आकलन है, ये चीजें होगी, लोगों की जो मन में बातें हैं वो तो करेंगे ही। मतलब टाइमिंग को लेकर सवाल है, लेकिन कार्रवाई दुरुस्त हो रही है तेजस्वी यादव पर। कार्रवाई जो प्रोसेस है वो कोर्ट का है, उस पर हम तो कोई बात ही नहीं है। मगर ये टाइमिंग देखिए ना, हम तो आपको बताया ना कि चुनाव इलेक्शन कमीशन का भी ये टाइमिंग देखिए, मेट्रो जब तक नहीं उद्घाटन होता है तब तक नहीं आते हैं, चीजों को इनके अनुकूल जब नहीं हो जाते बिहार में तब तक इलेक्शन कमीशन तो नजर नहीं आ रहे थे। तो चीजें तो पूरी तरह सरकार, आप बात करते हैं कि जांच होनी चाहिए, तो इलेक्टोरल वोटर के नाम पे जिस तरह से जिन्होंने पैसा लेने का काम किया, वो जिन से लोगों से लिया, वो सारे लोगों के तो नाम आए, तो कहां जांच हो रही है? तो सारा ED CBI सारे लोग विपक्ष पे ही क्यों जा रहे हैं? ठीक है, टाइमिंग और एक तरफा कार्रवाई को लेकर मैं सवाल कुमकुम जी से पूछ लूंगा, लेकिन दरअसल मामला यह है कि ठीक है, IRCTC का जब आप टेंडर 2 प्राइवेट निजी होटल्स को दे देंगे, सुजाता जो रांची और पुरी में है, माफ कीजिएगा, रांची और पुरी, और 3 एकड़ जो है वो जमीन, उसके बदले में कोड़ियों के भाव, वो जमीनों का जो फायदा है वो बाद में इन 3 लोगों को पहुंचेगा, तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो होनी चाहिए ना, अच्छी चीज है पंकज जी, जांच तो जांच तो होना ही चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो बातें को कर ही रहे हैं, हमारे कह रहे हैं वो बात को। जांच तो ये भी होना चाहिए ना, 1 रुपया में 1100 एकड़ जमीन दे दिया जाता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भागलपुर में 1 रुपया में दे दिया जा रहा, तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? अब विपक्ष आएगा तब जांच करेगा। अगर बनता है भागलपुर में तो किसका फायदा होगा? फायदा अलग है, आप देखिए ना उसमें क्या हुआ, करप्शन हुआ कि नहीं हुआ? करप्टेड लोग हैं कि नहीं सत्ता में जो बैठे हैं, करप्ट किए कि नहीं, करप्शन है कि नहीं? जांच करप्शन का अगर आ रहा है, जो जमीन करोड़ों का है, आप 1 रुपया में दे देंगे। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि 1 रुपया में कहीं इतना एकड़ जमीन 100 एकड़ जमीन मिलता हो? बताइए आप।